तमिलनाडु की रामेश्वरम में जन्मा यह एक गरीब लड़का, जिसके घर लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। परिवार को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती थी। पैरों में चप्पल नहीं थी और ना ही सर पर पक्की छत थी। था तो बस आसमान में उड़ने का सपना, जिसे उन्होंने समंदर के किनारे बैठकर देखा था। इसी सपने को हकीकत में बनाने के लिए वह रोज सुबह 4 बजे उठकर मिलो पैदल चलकर पास वाले गांव में फ्री की ट्यूशन लेने जाते थे और वापस आकर परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए पूरे गांव में अखबार बांटते थे। रात के समय पुरगांव में जहां रोशनी मिल जाए वहां चुपचाप पढ़ने बैठ जाता था। उसी लड़के ने आगे चलकर भारत को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, परमाणु महाशक्ति बना दिया और खुद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महानायक बन गया। हम जिस महान शख्सियत की बात कर रहे हैं, उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं, बल्कि उनका नाम सोचने मात्र से मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, बात कर रहा हूं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम जी की, एक ऐसी शख्सियत जिसके 0 हेटर्स थे, जिनके मुंह से निकला हर एक शब्द आज की युवा के लिए सबसे बड़ी सीख थी और जिनकी पूरी दुनिया इतना सम्मान करती थी। न कि 26 मई 2005 को जब कलाम साहब ने स्विट्जरलैंड में कदम रखा, न तो उनके सम्मान में वहां की गवर्नमेंट ने उसे दिन को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक छोटी से कमरे से निकलकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर इतना मुश्किल था कि कोई आम आदमी बीच में ही दम तोड़ दे। इनफैक्ट कलाम साहब ने भी एक बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी। आज हम सब एपीजे अब्दुल कलाम जी की इसी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देगी। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड में रहने वाले एक गरीब परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म होता है। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाते थे, जिससे उनकी फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी, एक छोटी से कमरे वाले घर में। कलाम अपने 4 भाई बहन और माता पिता के साथ रहते थे और शाम होते ही उनके घर घना अंधेरा छा जाता था। बस जो हल्की सी रोशनी आती थी वह होती थी चांद की रोशनी, और कभी कभार लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदा जाता था, जिसका भरपूर इस्तेमाल वह रात में पढ़ाई के लिए किया करते थे। और उनके माता पिता भी खुद अंधेरे में बैठकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए लालटेन दे देते थे। कलाम साहब को पढ़ने का इतना शौक था कि 8 साल की उम्र में जब उन्हें पता चला कि उनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक ऐसे टीचर है जो 5 साल के बच्चों को फ्री में गणित पढ़ाते हैं, लेकिन उनका एक नियम था, वह सुबह 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो नहा कर आएगा। तभी 8 साल की कलाम ने ठान लिया कि वह मैथ्स तो सीख कर रहेंगे, ऐसे में ठंडी हो या गर्मी या बारिश, वह हर सुबह ठंडा पानी से नहाकर और तैयार होकर मास्टर जी के पास पढ़ने चले जाते थे। इस बीच इस बच्चे के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत का भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। दरअसल कई बार कलाम अपने पिता का हाथ बटाने जाते थे और घंटों तक समुद्र के किनारे बैठकर आसमान को निहारते रहते थे। इसी तरह एक दिन उन्होंने खुले आसमान में उड़ रहे पंछियों को देखकर पायलट बनने का सपना देखा। वह कहते थे कि सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें देखना शुरू करते हैं। लेकिन इस सपने की राह में इतने कांटे बिछे थे कि आगे बढ़ते हुए उनके पर ही छिल गए, जिसमें सबसे बड़ा कांटा था आर्थिक तंगी। 10 साल की उम्र में कलाम साहब समझ गए थे कि उन्हें अपने परिवार का हाथ बटाने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने अखबार बांटना शुरू कर दिया। कलाम साहब हर सुबह अपनी साइकिल पर रेलवे स्टेशन जाते, वहां से दिनामणि नाम के अखबार कलेक्ट करते और पूरे गांव के घर घर में अखबार पहुंचते। इस दौरान भी वह चलते चलते पूरा अखबार पढ़ लेते थे। वह अपनी दोपहर मणिकम की लाइब्रेरी में बिताते और ज्ञान की खोज में किताबें, पुराने अखबारों और लिटरेचर के पन्ने पलटते रहते। कलाम साहब कहते थे, हमेशा बड़े सपने देखो, क्योंकि छोटे सपने देखना अपराध है। लेकिन उनका सपना पूरा करने में वह हार गए। दरअसल हुआ ये है कि कलाम साहब के परिवार में हर कोई चाहता था कि वह अपना फाइटर पायलट बनने का सपना पूरा करे। इसलिए 1971 में उन्हें सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए उनकी बड़ी बहन ने अपने सोने के कंगन गिरवी रख दिए। कलाम साहब ने भी पूरी मेहनत से पढ़ाई की और यहां से फिजिक्स में डिग्री लेकर वह 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग करने पहुंचे, जहां वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मगर समय बिता जा रहा था और प्रोजेक्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जो देखकर एक बार कॉलेज के डीन काफी गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें गुस्से में अब्दुल कलाम जी से कहा कि अगर तुम 3
दिन में यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। जिससे वह इतना घबरा गए कि अगले 3 दिन तक उन्होंने बिना रात की नींद दिए दिन रात उस प्रोजेक्ट पर काम किया और उसे कंप्लीट कर दिया, जो देखकर डिन काफी खुश हुए। उन्होंने कलाम से कहा कि मैं जानता हूं कि तुम में वह काबिलियत है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम में मुश्किल वक्त को सहन करने की क्षमता है या नहीं। इसी घटना से उन्हें काफी आत्मविश्वास मिला। मगर वह कहते हैं ना, सब कुछ आसानी से मिल जाए तो कोई महान न बन पाता। उन्हें महान बनने के लिए ही कुदरत ने उन्हें ऐसी पटकनी दी जिससे किसी भी आम इंसान की कमर टूट जाए। जी हाँ, उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम दे दिए और इंटरव्यू देने देहरादून चले गए, लेकिन बदकिस्मती से वायु सेवा में सिर्फ 8 वैकेंसी थी और कलाम साहब को 9th रैंक मिला और वह अपने सपने को हकीकत बनाने में फेल हो गए। उसे वक्त वह नौजवान अपनी आंखों के सामने हर उम्मीद को टूटते हुए देख रहा था। दुख, दर्द और पीड़ा इतनी थी कि उन्हें अपनी जान लेने तक के ख्याल आए। उसे वक्त वह उत्तराखंड के ऋषिकेश में चले गए और एक दिन वहां गंगा किनारे टहल रहे थे। उस वक्त उनके दिमाग में नदी में कूदने का भी ख्याल आया, मगर तभी उन पर स्वामी शिवानंद की नजर पड़ी। उन्होंने कलाम के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? तो ये सुनकर कलाम की आंखें भर आईं। उन्होंने स्वामी जी को पूरी बात बताई। मेरी बहन ने मुझे पढ़ने के लिए अपने गहने गिरवी रखे, लेकिन मैं फेल हो गया। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मैं क्या करूं? तब स्वामी जी ने उन्हें कहा कि बेटा तू असफल नहीं हुआ है, ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए इससे भी कुछ बड़ा सोच रखा है, इसलिए उदास मत हो। वापस जा और कुछ नया करने की कोशिश कर, क्योंकि जीवन में हर रोज सूरज निकलता है और नया सवेरा होता है। स्वामी जी की इस बात से अब्दुल कलाम सर को काफी हिम्मत मिली। उन्होंने वापस आकर DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, लेकिन यहां छोटे मोटे प्रोजेक्ट पर काम करके वह खुश नहीं थे। इसी बीच उनकी मुलाकात विक्रम साराभाई से हुई, जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम की काबिलियत से खुश होकर उन्हें अपना स्टूडेंट बना लिया और इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च यानी इनकोपार में ट्रांसफर मिल गया, जहां उनका पहला मिशन था भारत के पहले रॉकेट की उड़ान भरना। लेकिन शुरुआत स्टेज में होने के कारण इनकोपार के पास ना तो कोई वर्कशॉप थी और ना ही कोई ऑफिस। हर चीज कठिन लग रही थी। तभी कलाम साहब ने अपनी टीम से कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए और किसी भी चुनौती को हमें हारने का मौका भी नहीं देना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने केरल के थुम्बा गांव में एक चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया और वहां के फादर के घर को अपना ऑफिस। फिर सरकार से मिले थोड़े बहुत पैसों से उन्होंने बाकायदा पूरी रॉकेट को ही बना डाला। लेकिन यहां पर उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। तभी उन्होंने रॉकेट के पूरे पार्ट्स को डिसमेंटल किया और सभी टुकड़ों को बैलगाड़ी और साइकिल की मदद से लॉन्च पैड तक पहुंचाया। इतनी मुश्किलों के बाद 21 नवंबर 1973 को यह रॉकेट लॉन्च करके भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मिसाइल मैन जिन्होंने इस देश को उसकी असली ताकत दिखाई, उनका नाम मिसाइल मैन एक सक्सेसफुल नहीं बल्कि एक फेल प्रोजेक्ट से पड़ा था। जी हाँ, तो हुआ यह था कि साल 1960 में यानी कि 1960 में के लिए काफी डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट इस मिशन के लिए इतनी ज्यादा डेडिकेटेड डायरेक्टर बने, मगर उसे वक्त जनता को स्पेस में जाने की अहमियत पता ही नहीं बनाई और खून पसीने से SLV-3 को तैयार किया। इसी बीच उनके पिता की मौत हो गई, लेकिन वह अपने लक्ष्य से भटके नहीं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपनी निजी जिंदगी से ऊपर रखते हुए पूरा किया। लेकिन जब अगस्त 1969 में उनकी 10 साल की मेहनत की असली परीक्षा हुई, यानी कि रॉकेट लॉन्च हुआ, तभी सितारों को छूने की बजाय बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। उस वक्त लोगों ने उन्हें काफी तने मारे, बहुत खरी खोटी सुनाई। वैसे में किसी भी इंसान की हिम्मत टूट सकती है, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों पर ध्यान दिया और सिर्फ 1 साल के अंदर 18 जुलाई 1980 के दिन SLV रोहिणी का सक्सेसफुल लॉन्च करके उन्होंने भारत का झंडा अंतरिक्ष में लहरा दिया। जिसके बाद उन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि अग्नि और पृथ्वी के प्रोजेक्ट को भी सक्सेसफुली पूरा किया, जिसकी वजह से उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन जिस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था वह था पोखरण 2। जी हां, सर अब्दुल कलाम भारत के कुछ और महान वैज्ञानिक और इंडियन आर्मी की टीम ने अमेरिका की सैटेलाइट की आंखों में धूल झोंककर भारत का दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इसी के साथ भारत न्यूक्लियर
सुपर पावर देश बन गया था। आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि कलाम सर कुछ समय के लिए अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा में भी ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। वहां की मैनेजमेंट ने देखकर इतनी इंप्रेस हो गई थी कि उन्होंने कलाम सर को नासा में जॉब ऑफर कर दी और उन्होंने कहा कि हमें आपके जैसे ही टैलेंटेड इंसान की जरूरत है, और वैसे भी आपके भारत में रखा क्या है। तभी अब्दुल कलाम साहब मुस्कुराए और इंडिया को स्पेस तक पहुंचाने की जिद के साथ वापस लौट आए और अपनी जिद को पूरा भी किया। लेकिन फिर भी नासा का कोई भी वैज्ञानिक उनसे नफरत या जलन महसूस नहीं करता, बल्कि अब्दुल कलाम सर तो उनके भी रोल मॉडल हैं। इसी तरह कुछ साल बीते, फिर आया 25 जुलाई 2002 का वह ऐतिहासिक दिन जब सर एपीजे अब्दुल कलाम भारत की 11वीं राष्ट्रपति बने। लेकिन आपको यह जानकर गर्व होगा कि उन्होंने कभी अपनी प्रेसिडेंट सैलरी नहीं ली, बल्कि उसे गरीब और पिछड़े हुए गांव में दान कर दिया, ताकि वहां भी स्कूल बने और वहां बड़े सपने देखने वाले किसी बच्चे को उनके जैसे संघर्ष न करना पड़े। मगर फिर 27 जुलाई 2015 के दिन हमने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए को दिया। लेकिन सर एपीजे अब्दुल कलाम आज भी हमारी याद में जिंदा है और उनकी बात करते ही आंखें खुशी के आंसुओं भर जाती है। इसलिए आज मेरे लिए नहीं बल्कि उनके ट्रिब्यूट में हम इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कलाम साहब की तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखें। कुछ नहीं तो मिसाइल मैन की जय हो यह लिखिए। हमें उम्मीद करते हैं कि संघर्ष से भरी इस कहानी से आपकी काफी हिम्मत मिली होगी। अगर आप भविष्य में ऐसे ही स्ट्रगल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो एक्सरी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो के जरिए मैं कलाम साहब की कुछ बातें कहना चाहूंगा। वह कहते थे, सपने वह नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब समझ लेना कि आप कामयाब हो चुके हैं, और इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़कर चले जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।